कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। आपने जो बिगनर बॉक्स है वो कर ही लिया क्या, जो बिगनर बॉक्स आपको दिया था? उसमें कुछ क्वेश्चन बताते थे, 5-6 क्वेश्चन, वो कर लिए होंगे आपने ना। ठीक है, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, जो भी सेल हैं, जितने भी सेल हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं। मान लो इस तरीके से, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल मान लो इसके अपोजिट लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और चलिए पहले एक ये वाला ही करते हैं इस तरीके से। और इनका जो सबका ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है। जैसे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। इसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इसका ईएमएफ है E3 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R3। ठीक, इस तरीके से तीन है। आपको क्या करना है, इन तीनों को हटा के एक ऐसा सेल लगाना है जो तीनों का काम करे। अब सेल में एक चीज, अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी आएगा भाई, यहाँ पे सभी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो एक ऐसा सेल आएगा उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो सेल में ये बहुत जरूरी होता है कि आप ये बताओ कि जैसे रेजिस्टेंस का हम इक्विवेलेंट निकालते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, रेजिस्टेंस 3-4 रेजिस्टेंस है उनको हटा के एक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेल में तो इस बात का डिपेंड करेगा ना, उससे करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी कि भैया जो इसकी पोलरिटी है वो कैसे आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने नेट पोलरिटी क्या बना दी, इधर की साइड माइनस कर दिया, इधर की साइड प्लस कर दिया। उल्टा भी तो हो सकता है इधर प्लस हो इधर माइनस हो। तो यहाँ पे पोलरिटी भी हमको डिसाइड करनी पड़ती है कि जो नया इफेक्टिव बैटरी लगेगी इन तीनों को हटा के उसकी पोलरिटी किधर आएगी। ठीक, तो कैसे डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं देखो। तो आपको क्या करना होता है इसमें, कैसे निकालना होता है ई इफेक्टिव अगर सीरीज में हो। तो सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि इन तीनों इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह पर यहाँ पे अकेला एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अकेला इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर मैं आर इफेक्टिव कह दूं तो वो तो सीरीज में जुड़ रहे हैं तीनों, तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली जो नई बैटरी लगी है इसका ई इफेक्टिव ऐसे आ जाएगा और इसका ईएमएफ है ई इफेक्टिव और इसका रेजिस्टेंस है आर इफेक्टिव। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू तो हमने निकाल दी R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ई इफेक्टिव की वैल्यू, तो उसमें क्या करना होता है हमें ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे ये वाली बैटरी, पहली बैटरी और दूसरी बैटरी सेम पोलरिटी में लगी हुई है। जैसे कैसे पता लगता है सेम पोलरिटी में लगी हुई है, कि अगर किसी बैटरी का प्लस दूसरी वाली बैटरी के माइनस से कनेक्टेड हो, मतलब इन दोनों बैटरी की पोलरिटी सेम है, ये सेम साइड देख रही हैं। देखो, छोटे टर्मिनल से बड़ा टर्मिनल, छोटे टर्मिनल से बड़ा टर्मिनल, तो इन दोनों की पोलरिटी सेम है। तो जिन दो बैटरी की पोलरिटी सेम होती हैं वो तो जुड़ती हैं, और जिसकी अपोजिट होती है, जैसे यहाँ पे अपोजिट किसकी है, इस वाले की, कैसे पता लग रहा है, इस बैटरी का प्लस इस बैटरी के प्लस से जुड़ रहा है। तो प्लस प्लस है, इसका मतलब ये अपोजिट पोलरिटी की है, तो ये घटती है। अब इन दोनों में से जो नेट बचेगा, जैसे आपने मान लो इस वाली पोलरिटी को प्लस में लिख दिया आपने, इनका ई प्लस में आपने इस डायरेक्शन को प्लस मान लिया, कि मतलब अगर किसी बैटरी की पोलरिटी यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, इसको आपने इस डायरेक्शन में है, इसको आपने प्लस E1 लिख दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस E2। E3 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस E3। तो जो फाइनल आंसर बचेगा, अब अगर फाइनल आंसर प्लस में बचता है ना, अगर फाइनल आंसर प्लस में बचता है तो जो बैटरी लगेगी वो कौन सी लगेगी, आपने प्लस किसको माना, इस वाले को, कि भाई छोटा डंडा इधर बड़ा डंडा इधर। आई बात समझ में? और अगर यहाँ पे इनको जोड़ जाड़ के जो माइनस में बची तो फिर आपको अपोजिट पोलरिटी लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पोलरिटी ऐसे ही लगा दी है, मतलब मैं इनको प्लस मान रहा हूँ इनको माइनस मान रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब ई इफेक्टिव आ जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E3। तो कुल मिला के आपको एक बात तो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सेम पोलरिटी जुड़ती है और अपोजिट पोलरिटी घटती है। ठीक है, बाकी अभी सवाल करेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा आपको कि यह फाइनल बैटरी किस तरीके से आपको लगानी है।
तो ये सीरीज समझ गए? तो क्वेश्चन करा दूं फिर? इसका अपन ईएमएफ दे देते हैं 2, 5 वोल्ट ईएमएफ दे देते हैं इसका, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे देते हैं 3 ओम। इसका 10 वोल्ट 2 ओम, और इसका देते हैं 3 वोल्ट 1 ओम। ठीक है, आपको बस अभी ये करना है, इसकी नेट ईएमएफ निकालना है। नेट ईएमएफ निकालना है, एक सर्किट बनाना है, इसे बताना है इन तीनों बैटरियों को हटा के अगर एक ही बैटरी हम लगाना चाहें तो उस बैटरी का ईएमएफ क्या होना चाहिए। चलिए कैसे करें? तो सबसे पहले तो आर इफेक्टिव निकालें। तो पहले तो ये पता लगाएं कि ये तीनों पैरेलल में हैं, सीरीज में हैं, कोई दो पैरेलल में है, तीसरे सीरीज में क्या है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि तीनों किस में हैं? सीरीज में है। कैसे? अगर कोई करंट यहाँ से फ्लो होते हुए जाएगा तो दूसरी बैटरी में से निकलेगा, फिर वही तीसरी बैटरी में से निकलेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों बैटरी यहाँ पे सीरीज में है। तो आर इफेक्टिव मैं लिख देता हूँ, आर इफेक्टिव कितना आएगा? 3 + 2 + 1 यानी 6 ओम। ई इफेक्टिव बता दीजिए कितना आएगा, कौन तो जुड़ेगा और कौन घटेगा। तो सेम टर्मिनल जिस साइड में है, सेम साइड वाले टर्मिनल जुड़ते हैं और अपोजिट वाला घटता है। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये दोनों आगे की तरफ हैं, तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, पर ये अपोजिट है तो घटेगा। क्या सही है? कैसा बताओ भाई? देखो दो तो आगे है ना, माइनस प्लस, लेकिन ये अपोजिट है तो ये घटेगा क्या? नहीं। आप अगर गौर से देखो तो तीनों सेम ही तरफ हैं। मैंने आपको देखना सिखाया ना कि कैसे पता लगाते हैं किसे। तो देखो यहाँ पे अगर आप इसका प्लस है तो इसका माइनस है, वैसे ही यहाँ इसका प्लस है तो यहाँ इसका प्लस इसके माइनस से कनेक्टेड है। भाई अलग ब्रांच में लगा दिया, वो मतलब अलग ऐसे घुमा के लगा दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप इस बैटरी को पीछे ले जाओ, रिवर्स में ले जाओ, तो कैसे दिखेगा कि यहाँ छोटा डंडा फिर बड़ा डंडा दिखेगा, 3 वोल्ट 1 ओम। क्या ये बात आपको सभी को समझ में आ गई कि तीनों बैटरी सेम पोलैरिटी में है, सेम साइड में कनेक्टेड है, इसलिए तीनों जुड़ जाएंगे। 5 + 10 + 3 18 वोल्ट। किसी को अगर इसमें दिक्कत है तो पूछ सकता है। और फिर फाइनली बैटरी इस तरीके से आ जाएगी और इसका इफेक्टिव ईएमएफ आ जाएगा 18 वोल्ट एंड 6 ओम। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना आगे चलें। चलो एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये एक सर्किट है, 20 वोल्ट 4 ओम 1 ओम 4 वोल्ट, इसको मान लो 3 ओम 5 वोल्ट ले लो इसको, है ना। इसको ले लो आप 2 ओम, इसको ले लो 2 वोल्ट। चलिए फाइंड द करंट इन द सर्किट। फाइंड करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में करंट बताएं आप कितना है। इस सर्किट का करंट निकालें। तो देखो दो तरीके हैं आपके पास। अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नहीं लगाना है तो ऐसा नहीं है कि हम इस सवाल को नहीं कर सकते हैं, हम इस सवाल को कर सकते हैं, बिना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगाए भी कर सकते हैं। कैसे? केवीएल लगा के, कि भैया पूरे ब्रांच में से आपको करंट आई पास होता, मान लो सब में से आई 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 जाएगा, आप किसी एक जगह से स्टार्ट हो, चलो चलो घूम के वहीं आ जाओ, आपको आई की वैल्यू एक ही इक्वेशन में मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे उससे करें,
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, तो कितना आएगा बताओ। तो एक हम सर्किट बनाएंगे, तो मान लो उसमें बैटरी लगा दी हमने और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस देखें तो 2 ओम प्लस 3 ओम 5 ओम, 5 ओम एंड 1 ओम 6 ओम, 6 ओम एंड 4 ओम 10 ओम। तो रेजिस्टेंस तो 10 ओम आ गया, ठीक, सीरीज में सबका। अब आपको ईएमएफ इफेक्टिव निकालना है, ई इफेक्टिव निकालना है। तो देखते हैं, जो सेम बैटरी, किसी एक को पॉजिटिव मान लो, जैसे आपने अगर 2 एम की पोलरिटी को पॉजिटिव मान लिया, 2 वोल्ट की पोलरिटी को पॉजिटिव मान लिया कि इस डायरेक्शन में जो रहेगा, इस पोलरिटी में जो रहेगा इधर प्लस, सॉरी इधर माइनस इधर प्लस, उसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा। तो देखो हम इस साइड चलें तो ये अपोजिट पोलरिटी हो गया, तो अगर आपने इसको प्लस माना है तो ये फिर क्या हो गया, माइनस हो गया। अरे हो गया। फिर हम चले 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 चले, फिर ये कैसा आ गया, ये प्लस में आ गया, क्योंकि अगर आप इसको पीछे ले जाओगे तो ये उसकी तरफ आएगा। और ये इसका एक और तरीका बताऊं आपको प्लस माइनस डिसाइड करने का। देखो, हाँ मतलब जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप चलो यहाँ से, है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट करो, इस तरीके से चलो आप, ठीक है, पर यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंसों पे ध्यान मत दो, है ना, बस चलते रहो। जैसे मैं आपको सबसे पहले जो हमने किया उसमें बताता हूँ कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते, अब रेजिस्टेंस है बीच में इंटरनल, इन पे ध्यान मत दो, केवल हमें ईएमएफ से मतलब है। तो अगर यहाँ से चलते तो क्या आता, माइनस आता तो प्लस लगाते, प्लस E1, अरे लगाते। फिर आगे चलते, फिर माइनस आता तो प्लस लगाते, प्लस E2। फिर आगे चलते प्लस आता तो क्या लगाते, माइनस E3 लिखते कि नहीं लिखते। तो आ गया ना E1 प्लस E2 माइनस E3। वैसे ही आप यहाँ पे करते मान लो, तो आप यहाँ से ऐसे चलते तो माइनस आया तो प्लस लगाते, तो कितना लिखते 5। फिर माइनस आया तो प्लस लगाते, कितना लिखते +10। फिर चलते, फिर माइनस आया तो प्लस लगाते, तो कितना लिखते +3, तो ऑटोमेटिक 18 आ जाता। वैसे ही यहाँ पे चलो, देखो यहाँ पे आप चले, माइनस आया तो प्लस लगाओगे, माइनस आया तो प्लस कितना लिखोगे, +2। फिर चले, फिर प्लस आया तो -5 लिखो ना पड़ेगा। फिर चले, फिर प्लस आया तो -4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर चले, यहाँ माइनस आया तो +20 लिखना पड़ेगा। तो कितना हो गया सॉल्व करके, समझ गए कि कैसे कर सकते हो। आप ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आप इस तरफ घूमे और पॉजिटिव आंसर आ गया, तो बैटरी भी अब इस तरफ वाली बनेगी। आप इस तरफ घूमते, तो घूमोगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे घूमोगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, मतलब जो बैटरी है फिर वो इस तरफ वाली बनेगी। मतलब कुल मिला के बैटरी ऐसे ही बननी है, आप चाहे कैसे भी चल लो। भैया आप मान लो अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं इस तरीके से, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले लिखते हैं -20, फिर आप लिखते हैं यहाँ पे +4, फिर आप यहाँ लिखते हैं +5, और फिर लिखते हैं -2। तो आंसर कितना आ रहा है आपका, -13 आना चाहिए था इसमें। तो आप यहाँ पे अपोजिट चले हो और माइनस आया है, तो आपको बैटरी भी इस तरफ लगानी पड़ेगी। ऐसे मतलब सिंपल है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो करंट आ गया, यहाँ से हमारा करंट कितना आ गया, V/R। ठीक है, सभी का ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। सभी का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सभी का ईएमएफ E। ठीक है, ये कितने सेल हैं, टोटल n सेल हैं ये। तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये nth हो गया। ठीक, तो इसमें आप बताओ E इफेक्टिव कितना आ जाएगा, E इफेक्टिव कितना आ जाएगा,
देखो सभी की पोलरिटी भी मैंने सेम रखी है ना। तो अगर यहाँ मैं सर्किट बनाऊंगा नया, तो उसका ई इफेक्टिव कितना आ जाएगा और आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा। तो भाई ई इफेक्टिव आ जाएगा एन ई और आर इफेक्टिव आ जाएगा एन आर। सही बात है, सभी जुड़ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी एक सेल को हमने रिवर्स कर दिया, अगर किसी एक सेल को रिवर्स कर दिया, तो बताओ अब नया ई इफेक्टिव कितना होगा और आर इफेक्टिव कितना होगा। अगर किसी एक सेल को रिवर्स कर दिया, तो ई इफेक्टिव एंड आर इफेक्टिव क्या होगा। बताइए, किसी भी एक को मैंने एक सेल को रिवर्स कर दिया, किसी भी एक सेल को, तो क्या होगा। तो देखो, अगर किसी भी एक सेल को रिवर्स कर दिया तो आर इफेक्टिव पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स होने से रेजिस्टेंस तो जुड़ते ही है। तो ये तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस एन टाइम्स, तो एन इंटू आर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ई इफेक्टिव को रिवर्स किया, मतलब ई इफेक्टिव ने किसी एक सेल को रिवर्स किया, तो आप क्या करोगे। देखो, जो पहले ई प्लस ई हो रहा था, ई प्लस ई एन टाइम्स हो रहा था, अब वो एक माइनस ई होएगा। मतलब ये तो कितने हो गए, ये टर्म्स तो हो गई एन माइनस वन, और ये एक टर्म्स हो गई है ना। तो टोटल मिलके कितनी टर्म्स हो गई, एन टर्म्स हो गई। तो इसका आंसर कितना आएगा पता है। जैसे ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन थे पहले, तो एन ई आंसर आ रहा था। लेकिन अब ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई तो कितने हो गए, एन माइनस वन, और एक हो गया माइनस ई, तो एक ये इससे काट देगा, तो टोटल दो टर्म गायब हो गई। मतलब एन में से दो टर्म चली जाएंगी। मतलब अब आंसर कितना आ गया, एन माइनस टू इंटू ई, ये आ गया ई इफेक्टिव। समझ गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है ना, बैटरी पैरेलल कनेक्टेड है। कैसे, देखो ऐसे। मान लो ये तीन बैटरी है, इसको अपोजिट टर्मिनल बना देते हैं अपन। ऐसे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है ना, इसको बोल देते हैं अपन E1 R1, इसको बोल देते हैं अपन E2 R2, इसको बोल देते हैं अपन E3 R3। अपोजिट डायरेक्शन में है ये, है ना। इन तीनों को हटा के हमें एक लगानी है बैटरी, जो EMF इफेक्टिव हो जाएगा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो एज इट इज रहेगा R, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ का जो EMF आ जाएगा उसको बोल देंगे हम E इफेक्टिव, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा उसे बोल देंगे R इफेक्टिव। अब यहाँ पे R इफेक्टिव निकालने के लिए तो बड़ा ही आसान, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे R1 R2 R3 पैरेलल में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 R इफेक्टिव बराबर 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3, है ना। और E इफेक्टिव का फॉर्मूला आएगा E1 R1 प्लस E2 R2
माइनस, क्योंकि वो अपोजिट टर्मिनल था ना इसलिए माइनस E3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, रेजिस्टेंस तो जोड़ेंगे नीचे 1/R3। तो बस एक जगह माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए जैसे कि ये वाला सवाल है, ये वाला आपको हल करना है। इसमें आपको सभी ब्रांचेस में करंट फाइंड करनी है ना। तो कैसे करें? तो जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया कि जब भी सर्किट दिखे तो आप कहीं भी एक जीरो मानो, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जैसे यहाँ पे जीरो मान लोगे, 0 0, यहाँ का पोटेंशियल 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। आप क्रॉस नहीं कर सकते, यहाँ भी क्रॉस नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पे आपको जंक्शन ढूंढ के KCL लगाना चाहिए। मतलब इस सवाल को आप KCL से कर सकते हो, KCL से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी नहीं आती है, आप फॉर्मूला भूल गए, आपको नहीं पता लगा, तो ये सवाल नहीं हो सकता, हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे भी करना है, लेकिन आपको यहाँ पे सभी ब्रांचेस में करंट निकालनी है, करंट बतानी है। इसमें 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 तीनों ब्रांच में करंट निकाल के दिखाओ। चलिए भैया करो। तो कैसे करेंगे? तो KCL से तो कर ही सकते हैं इसे, हम इसको बैटरी के कॉम्बिनेशन से भी करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों बैटरी यहाँ पे पैरेलल में है, और ये हो गया इनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो तो इनको हटा के हम इन दोनों को हटा के एक नया कुछ सर्किट बना रहे हैं। तो ये लगा दिया हमने, ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस बन गए, और इस तरीके से ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। ठीक है, ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना आया, तो पहले ई इफेक्टिव निकाल लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, E1/R1 यानी कि 10/2 प्लस 20/2 डिवाइडेड बाय 1/R1 यानी 1/2 प्लस 1/2। सॉल्व करा तो आया यहाँ पे 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आया है 15 वोल्ट। ठीक है, और आर इफेक्टिव कितना आया, 1/2 प्लस 1/2 1 1 1, तो 1 आ गया ये। आर इफेक्टिव 1 आ गया और ये 15 आ गया भैया। ठीक है, तो अगर इस सर्किट में देखें, इस सर्किट का करंट तो निकल गया हमें। करंट बराबर कितना आ गया कि 15 डिवाइडेड बाय 2। भाई यहाँ पे 2 ओम हो गए ना, 1 ओम प्लस 1 ओम 2 ओम, टोटल EMF हो गया 15, तो 15/2 इस तरीके से। तो ये करंट कहाँ का आया है? ये करंट तो इस 1 ओम वाली ब्रांच का आया है। ये जो करंट है वो किसका आया है, 1 ओम वाली ब्रांच का। मतलब इसने हमें पूरा आंसर नहीं दिया, लेकिन हाँ बहुत कुछ इसने हमें सॉल्व कर दिया। कैसे? तो अब मुझे ये पता लग गया कि इस 1 ओम वाली ब्रांच में से करंट जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी देख लो। बैटरी इस तरीके से है तो करंट यूं जा रहा है 15/2 एम्पियर। ठीक, तो मतलब यहाँ पे मैं करंट बना लूंगा भाई कि ये इस ब्रांच में से करंट जा रहा है 15/2 एम्पियर। मुझे करंट मिल गया तो बहुत कुछ पता लग गया। कैसे? देखो, यहाँ हमने जीरो तो मान ही रखा था। अब देखो, कॉम्बिनेशन से केवल इस ब्रांच का करंट मिल गया। आगे करने के लिए तो हमें सर्किट सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ इसमें KCL अब नहीं लगाना पड़ेगा। देखना कैसे। हाँ, तो जीरो हमने मान लिया था, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट। कैसे? यहाँ चले हम, माइनस आया, प्लस लगाया, 0 + 10 10 हो गया। यहाँ पे 0 + 20 20 वोल्ट हो गया। अब हमें दिक्कत आ रही थी कूदने में कि हम यहाँ से नहीं कूद पा रहे थे, करंट नहीं है। यहाँ से नहीं कूद पा रहे थे, करंट नहीं है, लेकिन यहाँ तो करंट है, तो यहाँ तो हम कूद सकते हैं, तो कूद जाते हैं। अब देखो, करंट इधर से आ रहा है, मतलब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक, आपको पता है यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, 0। आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक, तो आप यहाँ लिखते हो 0, माइनस आया तो प्लस लगाया, तो 0 माइनस आया तो प्लस लगाया, I × R। तो I कितना है, 15/2, और R कितना है, 1 ओम।
बराबर यहाँ का पोटेंशियल आ गया। कितना आ गया यहाँ का पोटेंशियल? 0 + 15/2 × 1 15/2 ही आ गया। यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया? 15/2 वोल्ट। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो, आगे का सवाल तो फिर हो गया। भाई यहाँ का 15/2 वोल्ट आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल भी 15/2 वोल्ट आ गया और यहाँ का पोटेंशियल भी 15/2 वोल्ट आ गया। मजे आ गए। इस 2 ओम के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस पता है, इस 2 ओम के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस पता है, तो हम वहां से करंट निकाल लेंगे। निकाल लें फिर? चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे इस वाली ब्रांच में करंट बता दो। तो आप मुझे बताओ कि 15/2 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है? ऑब्वियस है 10 बड़ा होता है, तो करंट की डायरेक्शन तो आ गई, ये आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे ही बता दो 20 बड़ा होता है कि 15/2 बड़ा होता है? ऑब्वियस है कि 20 बड़ा होता है, तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन इस तरीके से आ जाएगी। अब पहले यहाँ की करंट की डायरेक्शन निकाल लेता हूँ मैं, है ना। कैसे लिखूंगा? हायर माइनस लोअर, यानी कि 10 माइनस 15/2 डिवाइडेड बाय 2 वी हायर माइनस वी लोअर अपॉन आर। कितना आ रहा है ये जरा बता दो जल्दी से। बताओ कितना आ रहा है? यही आ रहा है क्या? यहाँ का बता दो, यहाँ का करंट कितना आ रहा है? तीस बट्टे चार 25 इस तरीके से करंट आ गया। और आप देखो मिलके यही आ जाएगा। यहाँ से 5/4 करंट आया, यहाँ से 25/4 करंट आया, मिल गए, मिलके कितना करंट बन गया? 15/2 एम्पियर करंट बन गया और इस तरीके से बह रहे हैं। तो ये आ गया आंसर आपका। ठीक, इसमें आपको केसीएल नहीं लगाना पड़ा, लेकिन आप अगर केसीएल लगाते तब भी यही आंसर आता। बात समझ में आ गई? तो देखो एक सर्किट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी बैटरी लगी हुई हैं, सारी की सारी पैरेलल में है और सभी का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ईएमएफ ई, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये बहुत सारी बैटरी है ना। मान लो एम बैटरी लगी हुई है, एम एम रो है यहाँ पे, ऐसे ही है। तो कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे एम नंबर मान लो, ये एम, एन ही मान लो, चलो एन अच्छा लगता है ना। तो ये एनथ, इसका भी ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर और एक एक्सटर्नल तो लगा ही हुआ है, कैपिटल आर। ठीक, आपको इसका इफेक्टिव बताना है कि ये जितनी भी पैरेलल में लगी हुई हैं इनका इफेक्टिव कितना आएगा। इन सभी को हटा के, जैसे कि अगर हम एक बैटरी लगाना चाहें तो वो एक बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो यहाँ पे ई इफेक्टिव और ये आर इफेक्टिव। करें तो सबसे पहले आर इफेक्टिव निकाल लें हम। तो आर इफेक्टिव निकाल लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? अब भाई सभी पैरेलल में तो 1/r इफेक्टिव करना पड़ेगा। कैसे? 1/r प्लस 1/r, ऐसे कितनी बार करना पड़ेगा? n बार करना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? n/r हो जाएगा। तो r इफेक्टिव कितना आ गया? r/n आ गया। ठीक है। और अगर ई इफेक्टिव निकाले तो ई इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? E/r प्लस E/r, E/r, ऐसे करते करते कितनी बार? n बार, तो ये आ गया, डिवाइडेड बाय 1/r प्लस 1/r प्लस ऐसे n बार, ये आ गया। तो ऊपर मिल गया में n E/r, नीचे भी मिल गया n/r। तो n/r से n/r कट गया तो ये कितना आ गया? E ही आ गया। ठीक, मतलब अगर हम पैरेलल में कितनी भी बैटरी को जोड़ दें, पैरेलल में कितनी बैटरी को जोड़ दें, अगर सभी का ईएमएफ ई है
मतलब सेम है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो नेट ईएमएफ जो आएगा, इफेक्टिव ईएमएफ जो आएगा, वो किसी भी एक के बराबर ही आ जाएगा। अरे आ गई बात समझ में? चलो इसमें ही अगर एक और सवाल में ये बना दूं कि अगर किसी भी एक बैटरी की पोलैरिटी को अपोजिट कर दिया जाए, वही जो हमने ऊपर बनाया था ना सवाल, कि अगर किसी भी एक की पोलैरिटी को अपोजिट कर दिया जाए, अगर किसी भी एक को रिवर्स कर दिया जाए, तो अब ई इफेक्टिव और आर इफेक्टिव क्या होगा? अगर किसी एक को रिवर्स कर दिया जाए, बताइए। तो आर इफेक्टिव पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आर इफेक्टिव तो एज इट इज रहेंगे, आर अपॉन एन। लेकिन ई इफेक्टिव पे जरूर फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? कि भाई पहले सब जो एन जोड़ रहे थे, यानी कि ऊपर आ रहा था एन इंटू, वो अब आ जाएगा एन माइनस टू ई अपॉन आर डिवाइडेड बाय नीचे रेजिस्टेंस तो सारे जोड़ेंगे, नीचे तो एन अपॉन आर ही आएगा। तो इस बार ये कितना आ गया? एन माइनस टू ई अपॉन एन। समझ गए भाई? पहले जो यहाँ पे एन टाइम्स जोड़ रहे थे, अब वो एन माइनस वन और एक माइनस आ जाएगा, तो वो दो को निपटा देगा, तो एन माइनस टू आ जाएंगे यहाँ पे, एन माइनस टू, और नीचे तो सारे जुड़ते ही हैं। तो इस तरीके से समझ गए? तो इस तरीके से आपको है ना बहुत सारे सेल सीरीज में भी दिए हुए हैं, फिर पैरेलल में भी हैं। तो जो सीरीज में दिए हुए हैं ना, वो तो एन है नंबर में, सभी का ईएमएफ सेम है, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इस तरीके से सभी का। तो ये जो एक रो में है वो तो एनथ है, ठीक है। एक रो में कितने सेल लग रहे हैं? एन सेल लग रहे हैं। फिर ये रो कितनी है? तो ऐसी 1 2 3 4 5 करते करते ये एम रो है, ये एमएथ रो है, ठीक है। तो एक रो में एन सेल है और ऐसी एमएथ रो है। इन सभी को हटा के एक सेल लगाना है, तो आपको बताना है कि फाइनली उसका ई इफेक्टिव कितना होगा और आर इफेक्टिव कितना होगा, ये आपको बताना है। करिए। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो सीरीज में इनको जोड़ लेते हैं ना, सीरीज वाले को जोड़ लेते हैं, फिर पैरेलल वाले को जोड़ेंगे। तो सीरीज को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? अगर एक सीरीज में एन बैटरीज हैं, एन सेल हैं, तो क्या करें हम इनको, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, एन ई आ जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर एन आ जाएगा, एन आर आ जाएगा, सभी को ऐसे कर देंगे, है ना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो मैंने एक काम कर लिया कि पहले मैंने इनको सीरीज में जोड़ लिया, तो इस तरीके से मेरे को मिल गए। ऐसे करके एम रो मेरे को मिल जाएंगी, ठीक। तो ये कितने कितने हो गए? ये हो गए एन इंटू ई, एन इंटू आर, एन इंटू ई, एन इंटू आर, एन इंटू ई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो पैरेलल में है इनको जोड़ना है, ठीक। तो पैरेलल में तो अभी भी जोड़ के बताया था मैंने, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। इन सभी को जोड़ के एक बैटरी आ जाएगी, वो इफेक्टिव हो जाएगा, आर इफेक्टिव हो जाएगा, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक। तो मैं ई इफेक्टिव तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पैरेलल में कितनी भी बैटरीज हों, है ना, कितनी भी बैटरीज हों और उन सभी का ईएमएफ अगर सेम हो, ईएमएफ जैसे कि यहाँ सेम है, तो जो फाइनल ई इफेक्टिव आता है वो किसी भी एक का भी आ जाता है, एक का ही आ जाता है ना। तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ ई इफेक्टिव कितना आ जाएगा? इन सभी बैटरी को हटा के एन इंटू ई आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को?
और अगर आर इफेक्टिव की मैं बात करूंगा तो आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा बताओ? वहां पे कितना आया था? आर अपॉन एन, मतलब किसी एक का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय जितनी वहां पे वो थी रोज थी, यहाँ पे कितनी है? एम रोज हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ? एन आर अपॉन एम आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एन आर अपॉन एम आ जाएगा। भाई वहां पे कितना आया था? अभी थोड़ी देर पहले तो किया था, आर अपॉन एन आया था ना। आर अपॉन एन मतलब किसी कोई भी एक का इंटरनेशनल डिवाइड बाय जितनी रोज थी, यहाँ पे कितनी रोज है? एम रोज है, तो ये आ गया इफेक्टिव, और बस हो गया। तो आर इफेक्टिव कितना आ गया? एन आर अपॉन एम, और ये आ गया। ठीक। अच्छा, आपको याद है एक चीज हमने पढ़ी थी, जैसे इस सर्किट की बात करें या कोई भी सर्किट की बात करें, हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी कि अगर इस आर में से, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में से अगर मैक्सिमम पावर आपको मैक्सिमम पावर आनी चाहिए, तो उसके लिए हमने एक कंडीशन प्रूव की थी कि स्मॉल आर बराबर आर फॉर मैक्सिमम पावर across R. For maximum power consumed in the resistance R, internal resistance should be external resistance, है ना? तो यहाँ पे internal resistance कितना है? NR upon M है ना, यहाँ तो internal resistance। देखो कई बार क्या होता है कि कंडीशन देता है कि अक्रॉस R, जो R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें से पावर मैक्सिमम कंज्यूम्ड होनी चाहिए, या फिर ऐसे भी बोल देता है कि जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें से मैक्सिमम करंट पास होना चाहिए। दोनों बात एक ही है, करंट जब मैक्सिमम पास होगा तो ही तो कंज्यूम्ड पावर भी मैक्सिमम होगी, है ना? तो उन दोनों ही केस में कंडीशन आपको क्या लगानी है? ये लगानी, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हमने प्रूव कर रखे ऑलरेडी, है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 36 सेल को आपको इस तरीके से लगाना है, 36 सेल हैं उनको इस तरीके से लगाना है कि करंट मैक्सिमम होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 9 ओम। तो आपको बताना है कि एक रो में कितने सेल होने चाहिए और कितनी रोज होनी चाहिए। टोटल आपके पास 36 सेल है, तो एक रो में कितने सेल लगाएं और नंबर ऑफ रोज कितनी आए, ये बताना है आपको। तो कैसे करें? तो जैसे कि आपको दे दिया है इसमें कि, चलो आप करो पहले एक बार। देखो टोटल सेल हमारे पास 36 हैं, तो मान लो हमने अगर एक रो में लगा दिए n सेल, ध्यान से देखना, n सेल हमने लगा दिए और रो हमने टोटल लगा दी m। ठीक, तो बताओ टोटल कितने सेल हो गए? अगर हम देखें तो क्या टोटल सेल को हम ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू एम बराबर 36। ध्यान से देखना भाई, सही बात है ना? 1 2 3 ऐसे n है और ऐसे m रो है, तो टोटल सेल कितने हो गए इस सर्किट में? इस लगे हुए टोटल सर्किट में सेल कितने हो गए? ऐसे लिख सकते हैं ना, n इंटू एम बराबर 36। सही बात है, n इंटू एम बराबर 36। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, और एक इक्वेशन आ जाएगी कि भाई हमें चाहिए कि मैक्सिमम करंट पास हो, तो हम लगा देंगे n इंटू आर अपॉन एम बराबर कैपिटल आर। तो n अपॉन एम, स्मॉल आर कितना है 1 और कैपिटल आर कितना है 9, तो यहाँ से n बराबर आ गया 9 इंटू एम। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप n की और m की वैल्यू निकाल लो, तो आपकी n की वैल्यू तो आ रही है 18, है ना? और m की वैल्यू आ रही है 2। मतलब ये तो हो गई रो तो आ गई 2, और एक रो में सेल कितने आ गए? 18। आंसर हो गया इस तरीके से, समझ गए? देखो ये सर्किट है, सर्किट देख लो अच्छे से कि ये है एक बैटरी, एक सेल, इसका ईएमएफ है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और ये है E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब ऐसा मत सोचो अब हो गया सीरीज पैरेलल खत्म, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी हो गया। अब आपको एक मैंने जनरल सवाल दिया, तो वैसे सोचो मत। तो अब ऐसा मत सोचा करो सवाल में, ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ एग्जाम में सवाल आया तो ये लिखा थोड़ा ना रहेगा कि इसको मिक्स ग्रुपिंग से करो, इसको फलाने से करो, इसको। आपको तो क्वेश्चन पढ़ना है और जो ठीक लगे वो लगाना है। ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है उसकी बात की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन ऑफ द सेल इज जीरो। मतलब किसी भी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, ऐसा करने के लिए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और ऐसा दे रखा है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। चलिए करो। ये अच्छा, ये E1 E2 नहीं है यार, ये E है। दोनों का जो EMF है वो सेम है, E रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। तो कैसे करें, सबसे पहले तो हम करंट निकाल लेते हैं। सर्किट में करंट कितना होगा, करंट बराबर, तो देखो अगर देखा जाए तो दोनों बैटरी सीरीज में है और दोनों का टर्मिनल सेम साइड ही है, तो इनका कंबाइंड ईएमएफ कितना हो गया, 2E हो गया। और रेजिस्टेंस कितने हो गए, टोटल रेजिस्टेंस हो गए R1 प्लस R2 प्लस R। तो ये करंट आ गया और करंट की डायरेक्शन इस तरीके से हमें मिल गई, ये करंट आ गया इसमें, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे, करंट आ गया इसमें, सभी का फाइंड हो गया करंट। सिंपल है ना, एक सिंपल सर्किट है तो एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्किट है। इसका नेट ईएमएफ हो गया 2E और नेट रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का, क्योंकि सभी सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक, करंट आ गया हमें। हवा में देखा है किसी भी एक के अबाउट आप पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दो तो करंट सर वो क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल के टर्मिनल्स क्या होते हैं, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सेल के अंदर ही तो होता है। मतलब अगर हम ये मान लें कि हम इस वाले सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर रहे हैं, तो सेल का मतलब क्या है, केवल ये थोड़ी होता है, सेल का मतलब है पूरा सेल, ये होता है सेल। तो मतलब बेसिकली अगर हम इस पॉइंट को ए मान लें और इस पॉइंट को बी मान लें, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गए अक्रॉस द सेल, बी ए माइनस बी बी। तो बी ए माइनस बी बी आपको लिखना सिखाया था, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिखना सिखाया था आपको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी कर लो फिर से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे अपन ए से हैं, ए से बी पे जा रहे हैं, ठीक, चलो ए से बी पे, तो ए का पोटेंशियल मैंने लिख लिया बी ए। फिर मैं चला आगे की तरफ, बैटरी पड़ी, बैटरी का प्लस आया तो मैंने माइनस लगा दिया, माइनस E1, ठीक, सॉरी E1 नहीं, माइनस E। फिर मैं आगे चला तो मैं देख रहा हूँ करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो करंट इस तरीके से आ रहा है, तो रेजिस्टेंस में इधर प्लस इधर माइनस हो गया, और मैं इधर से चल रहा हूँ, माइनस आया तो मैं प्लस लगा दूंगा, प्लस IR1 बराबर BB। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ऐसा हमें करना है, मतलब VA माइनस BB बराबर जीरो करना है। इसका मतलब BA बराबर BB है, तो ऐसे BA बराबर BB तो कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया, E बराबर IR1। ठीक है, तो E तो E है, I कितना है हमने निकाला अभी, 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R1। अब देखो E से E कट गया, एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, इक्वेशन बन गई R1 प्लस R2 प्लस R बराबर 2R1। तो R बराबर कितना आ गया, तो मतलब क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं था, बस किसी एग्जाम में आया हुआ है शायद ये, तो करना कुछ नहीं था, जो दे रखा है वैसे करो। पोटेंशियल डिफरेंस एनी ऑफ द सेल इज जीरो, तो मैंने इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर दिया, तो उससे R की वैल्यू मिल गई। पहले करंट निकाला, बस करंट निकाल के इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, उसको जीरो कर दिया। आया समझ। चलिए, तो अब हमारा अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट जब पास होती है किसी रेजिस्टेंस में से, तो वो उसको गर्म कर देती है रेजिस्टेंस को। तो किस तरीके से गर्म करती है, क्या होता है, वो हम पढ़ रहे हैं ना।
तो जैसे कि हम जानते हैं पावर कंज्यूम्ड इन द रेजिस्टेंस कितनी होती है, V इंटू आई होती है, उसको हम आई स्क्वायर आर भी लिख देते हैं। मतलब अगर किसी करंट किसी रेजिस्टेंस में किसी रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है आर में से कोई करंट आई जाती है तो कितनी पावर कंज्यूम करती है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, और बेसिकली पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम ना, मतलब वर्क डन का मतलब क्या है यहाँ पे, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना कंज्यूम कर रही है वो। तो अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हम हीट निकाल लेंगे। मतलब हीट बराबर कितना हो गया, पावर इंटू टी, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक, अब यहाँ तो ये हो गया कि करंट अगर कांस्टेंट है तो टी टाइम में कितनी करंट फ्लो हुई, टी टाइम में कितनी हीट कंज्यूम हुई, हीट हीट कंज्यूम नहीं, हीट लिबरेट होती है ना, मतलब हीट कितनी निकली उस रेजिस्टेंस में से, पावर कंज्यूम होती है, पावर कंज्यूमशन के कारण हीट लिबरेट हो रही है, हीट उसमें से निकल रही है। तो टी टाइम में कितनी हीट उसमें से लिबरेट हुई, कितनी निकली उसमें से, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी करके। जब यहाँ पे सभी चीजें कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा ही, करंट कांस्टेंट है तो बस कर दिया। लेकिन अगर करंट वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगी कुछ ना कुछ, आई स्क्वायर आर टाइम के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट डालेंगे, टी इनिशियल मतलब जहां से जहां तक आपको चाहिए वहां से वहां तक आपको इनिशियल से फाइनल उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिंपल है ना। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का स्क्वायर आर डी टी, मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सब कांस्टेंट है, अब यहाँ पे आई आर कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, ये डेल्टा टी मतलब टाइम जितने टाइम में आपको लिबरेशन निकालना है वो निकाल दो, खत्म बात। ठीक, तो करते हैं एक सवाल इसका। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सोर्स बैटरी की जगह कुछ ऐसा सोर्स लगा दिया जो इतना चार्ज फ्लो करा रहा है। यहाँ पे क्यों चार्ज दे रखा है कि इतना चार्ज यहाँ से फ्लो ऐसे कर रहा है और ऐसे कुछ कर रहा है, चार्ज फ्लो है ना। तो आपको हीट एनर्जी लिबरेटेड इन द 3 ओम निकालना है, 0 to 1/4 सेकंड में कितनी हीट एनर्जी इसमें लिबरेट हो गई। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, कैसे करें। तो वैसे क्या करें भैया, हमने अभी देखा कि हीट निकालने के फॉर्मूले ये हैं, इनमें से कुछ लगेगा। तो सबसे पहले देखेंगे करंट वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो पहले देखें तो ये करंट क्या है। तो मान लो करंट आई इस तरीके से इसमें जा रही है, ठीक है। यहाँ पे करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि यहाँ 3 ओम और 6 ओम किसमें है, पैरेलल में। तो यहाँ पे मान लो I1 करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब यहाँ पे I1 करंट गई, I2 करंट गई। तो हमें तो किस में से निकालना है, हमें तो किस में से निकालनी है, हीट एनर्जी लिबरेशन 3 ओम में से। तो हमें I1 फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखते हैं किस किस को याद है। तो बताइए किस किस को याद है कि पैरेलल में हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, याद करो, R इक्विवेलेंट अपॉन R1 इंटू टोटल करंट I, ऐसे ही करते हैं। तो बताओ I1 कितना आ जाएगा, सबसे पहले R इक्विवेलेंट फाइंड करो। ये 3 ओम और 6 ओम में से जा रही है, तो मतलब यहाँ मतलब बेसिकली जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है वो 3 ओम 6 ओम है, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 आ रहा है क्या, ओके। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 में से चाहिए ना करंट, इनटू टोटल I जो भी आएगी। ठीक है भाई, हमने I1 तो निकाल लिया, अब पहले पता तो लगे टोटल I कितनी आ रही है। तो ये बताओ यहाँ से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है भाई, करंट बराबर क्या जानते हैं हम, dq अपॉन dt। तो कर दो डिफरेंशिएट, तो कितना आ गया 8t माइनस 2। तो I बराबर कितना आ गया 8t माइनस 2, तो I1 कितना आ गया 2/3 इंटू 8t माइनस 2। ठीक, तो हमें करंट भी पता लग गई 3 ओम में से। अब क्या करना है, आई स्क्वायर आर लगा दें, ठीक है लगा देते हैं। तो हीट बराबर हो गया I1 का स्क्वायर इंटू आर, आर कौन सा 3 ओम, dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से, कर दो इसको सॉल्व।
बताओ कितना आ रहा है। हाँ भाई, तो अच्छा ये मैंने आई की वैल्यू रख दी, 2/3 पे तो आएगा आगे, I1 है ना, तो ये मेरे को 2/3 का स्क्वायर भी लगाना है इसमें। तो ये लिखूंगा मैं 2/3 इंटू 8t-2 का स्क्वायर, I1 का स्क्वायर इंटू dt। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, लिमिट डालोगे, आपकी हीट लिबरेशन आ जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, बड़ा ही आसान इंटीग्रेशन है, स्क्वायर बाय, कोई टफ नहीं है इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन बनेगा। 3 से, अच्छा ये 3 स्क्वायर है तो एक 3 कट जाएगा, एक 3 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बाहर 4/3, अंदर बचेगा 8t-2 का स्क्वायर। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो ना इसको, या फिर स्क्वायर करके कर लो, जैसे करना चाहे कर लो, इंटीग्रेशन आपको बहुत बढ़िया से आता है। ठीक, देखो क्वेश्चन समझो। एक अमीटर है, इस कनेक्टेड विद द सर्किट, यहाँ पे सर्किट से कनेक्टेड है और ये 2 एम्पियर अभी रीड कर रहा है। ठीक है, when a voltmeter is connected across R1 it reads 6 वोल्ट, और ये कितना रीड कर रहा है, 6 वोल्ट रीड कर रहा है अभी। कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट है आपके पास। ठीक, अभी अमीटर वोल्टमीटर आपने पढ़े नहीं है, लेकिन इट्स ओके। अमीटर का मतलब है कि इस ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है, वो अमीटर है, और वोल्ट मीटर का मतलब है कि इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो वोल्ट मीटर रीड करेगा। बस इतनी सी बात है। मतलब मैं अमीटर और वोल्ट मीटर का नाम ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता था कि इनिशियली इस ब्रांच में से करंट है 2 एम्पियर और R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। ठीक है, इतना सा मतलब इसका। नाउ इफ R2 इज शॉर्ट सर्किटेड, मतलब अब क्या किया सेकंड केस में कि R2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब इसमें से अब कोई करंट नहीं जा रहा है, पहले जा रहा होगा ऑब्वियस है, अब कोई करंट नहीं जा रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज 10 वोल्ट। ये ऐसा बताया है कि जो सेल है, सेल में क्या आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल मिला के एक पूरा सेल बनता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल का मतलब टर्मिनल दिया है, ये कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। करो, करें। देखो, जैसे इनिशियल केस की मैं बात करूं तो करंट मान लो यहाँ से इस तरीके से कितना आ रहा है, 2 एम्पियर आपको दे रखा है, वो 2 एम्पियर करंट ऐसे होके और सीधा ऐसे निकल जाएगा। वोल्टेज में से, वोल्ट मीटर में से कोई करंट नहीं जाता है, वो आइडियल होता है तब। तो यहाँ पे अभी तक आपको पढ़ाई नहीं गए वोल्टेज मीटर और अमीटर, तो आप टेंशन मत लो, आप तो सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो। मैं चाहूँ तो आपको ऐसे देता हूँ कि वोल्ट मीटर हटा के, कोई दिक्कत आ रही है क्या वोल्ट मीटर से, तो मैं कैसे ऐसे कह सकता हूँ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। अब ठीक है, इनिशियल केस में R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट और इसमें से करंट है 2 एम्पियर। अब कर लो इसे, है ना। ठीक है, वोल्ट मीटर हटा देते हैं अपन, वोल्ट मीटर का पंगा ही हटा देते हैं। बाकी वोल्ट मीटर कुछ नहीं होता, सिर्फ ये काम करता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी दो टर्मिनल के बीच में, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के काम में आता है वोल्ट मीटर, है ना। और आइडियल केस में इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होता है। देखो, बड़ा ही आसान सवाल है। तो फर्स्ट केस में हम बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन जो दे रखी है बिना मतलब शॉर्ट सर्किट किए हुए, तब की बात कर रहे हैं अपन अभी। ठीक, मैं लगा देता हूँ इसे, इसका कोई मतलब है नहीं वैसे। ठीक, मतलब बस इतना ही कि पोटेंशियल डिफरेंस ये दिया है ना इन्होंने 6 वोल्ट, तो ये यही नाप रहा है, बस इतना ही मतलब है उसका, और इससे ज्यादा कोई इसका मतलब अभी है नहीं। इनिशियल केस के लिए डायग्राम दिया गया है। ठीक, तो इनिशियल केस में हमें क्या क्या पता है पहले, जब है, देखो अगर मैं इस डायग्राम को फिर से बनाऊं, ये तो हो गया क्वेश्चन का। देखो ध्यान से, तो इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट और इस ब्रांच में से करंट कितनी जा रही है ये भी पता है 2 एम्पियर।
मतलब यहाँ से करंट कितनी गई 2 एम्पियर R1 में से, ये पता है हमें, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट पता है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, V बराबर IR। तो R1 बराबर कितना हो गया, I अपॉन V, सॉरी V अपॉन I, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ ये बात समझ में आया। V बराबर IR, तो R कितना हो गया, V अपॉन I, तो यहाँ से 6 अपॉन 2 बराबर कितना आ गया, 3 ओम। क्या निकल के आ गया, 3 ओम। R1 तो निकल के आ गया 3 ओम। ठीक है भाई, तो फर्स्ट केस में हमें जो जानकारी दी है उससे बस यही निकल के आने वाला है कि ये 3 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में हमें क्या बोला है कि R2 को तो हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट, बहुत बढ़िया। जब R2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने, मतलब कुछ सर्किट अब इस तरीके का बन गया, ये तो हो गया शॉर्ट सर्किट, मतलब अब जो भी करंट जाएगा वो इसमें से तो जाएगा नहीं। अब जो करंट जाएगा वो यहाँ से आई होता हुआ, इसमें से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक, इस केस में हमें दिया गया है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट मान लें इसे, तो आपको ये बी ए माइनस बी बी 10 वोल्ट दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है। बस अब कर दो सॉल्व। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं इधर की तरफ। तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस 12 प्लस आई आर बराबर बी बी, फिर ये हो जाएगा वी ए माइनस बी बी बराबर 12 माइनस आई आर, है ना, आई भी निकालना है। वी ए माइनस बी बी कितना है, 10 बराबर 12 माइनस आई आर। अब स्मॉल आर तो फाइंड करना है। करंट कितनी आ जाएगी बता सकता है कोई, भाई बिल्कुल बता सकते हैं। देखो सेकंड केस के लिए अगर मैं करंट लिखूं तो कितनी आसान है करंट, ध्यान से देखना। करंट बराबर हो गया ईएमएफ तो कितना है ई, और टोटल रेजिस्टेंस देखो, जो करंट जाएगी वो किस किस रेजिस्टेंस में से होके जा रही है, R1 में से और स्मॉल आर में से। स्मॉल सॉरी R2 को तो बाईपास ही कर दिया, और R1 तो हमें पता है कितना है 3, तो बेसिकली कितना हो गया E अपॉन, और E भी पता है हमें कितना है 12, तो ये हो गया 12 अपॉन R प्लस 3। आई को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक, तो ये कितना हो गया इधर आके -2, ये 2 बराबर आई इंटू आर बन गया। तो आई को मैं लिख सकता हूँ 12 अपॉन आर प्लस 3 इंटू आर। यहाँ से सॉल्व कर लो, अभी कितना आ गया, आर प्लस 3 बराबर 6R, 3 बराबर 5R, तो R बराबर 3/5 ओम। देखो देखो समझ में आया क्या। तो एक बार फिर से बता दूं आपको कि स्टार्टिंग की जो कंडीशन दी है वो ये दी है कि इसमें से करंट जा रहा है 2 एम्पियर और इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। तो यहाँ से हमें R1 की वैल्यू मिल गई V अपॉन आई करके, क्योंकि इसके अक्रॉस का ही पोटेंशियल डिफरेंस पता है हमें 6 वोल्ट है ना, कर दिया हमने, 3 ओम आ गया। फिर हमने नया सर्किट बनाया। नया सर्किट में क्या है, हमसे बोला गया है कि ई के मतलब जो सेल है उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। इसको बाईपास कर दिया तो करंट इसमें से जाएगा नहीं, तो करंट की इक्वेशन हमने लिख ली, कितनी आ जाएगी भाई, सिंपल सा सर्किट है। सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएंगे कौन कौन से, आर और R1, ये तो खत्म ही हो गया। ई अपॉन आर प्लस R1, ई की वैल्यू है 12, आर प्लस 3, और जैसा हम हर बार करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल निकाल दिए, वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 3/5, यानी कि 0.6 ओम।